हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपको ये क्लास रोज़ डेली 10 बजे मिल जाती है। आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्लास लेट चल रही है। एडिटोरियल वाली क्लास भी आज लेट हुई है और ये वोकैब वाली क्लास भी आज थोड़ी सी लेट रहेगी। चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। बेनिफिट्स बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज से ना एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है। 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स। आज से ना एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स। और ये जो 5000 वर्ड्स है ना, ये कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। ऑक्सफोर्ड की एक लिस्ट है, ऑक्सफोर्ड 5000। ऑक्सफोर्ड ने पहले एक ऑक्सफोर्ड 3000 नाम से एक वर्ड लिस्ट निकाली थी। उसके बाद में उन्होंने 2000 वर्ड्स उसमें और ऐड करे हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलकर बन जाते हैं आज की तारीख में 5000। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर देखो क्या है ना, बच्चों का मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा उनको, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, उनकी ना बेसिक नॉलेज बिल्कुल इंग्लिश की नहीं है। तो यहाँ से क्या है, मैंने शुरू करा है ये 3000 वर्ड्स तो इसमें बेसिक हो जाएंगे बिल्कुल, और 2000 हो जाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल। तो बेसिक टू मॉडरेट लेवल हो जाएगा। जब आप इन 5000 वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये वर्ड्स तो मुझे आते हैं, ये वर्ड्स भी आता है, लेकिन उसमें ना 3000 वर्ड्स में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो उनका आपने गलत मीनिंग सुन रखा है या फिर आपके माइंड में गलत परसेप्शन है। आप जब इनको पढ़ेंगे, मैं इनको इतने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लगेगा कि ठीक है आते हैं, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि अच्छा इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, इसका ये सेंस निकलता है, आज तक तो हम गलत मानते आए हैं। तो आपको आता है नहीं आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से शुरुआत करो। 5000 वर्ड्स हैं, इसमें 3 एंटोनियम्स, 3 सिनोनियम्स और 7वां वो वर्ड्स हो गया। तो ये सारे कुछ मिलकर ना 30 से 35 हज़ार के आसपास वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, 30,000 मान के चलो, 30,000 प्लस वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपस में रिपीट होंगे सिनोनियम में, एंटोनियम में, बट आप 30,000 वर्ड्स भी मत मानो, आप ये मान के चलो कि 5,000 वर्ड्स तो आपके पास होंगे। और जब आप 5,000 वर्ड्स बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल है, अगर ये आपका कवर हो जाएगा तो आप तैयार हैं फिर एक एडवांस लेवल पर जाने के लिए। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेकर मॉडरेट तक ले जाऊँ, और फिर मैं जब आपको एडवांस पर लेकर जाऊँ तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। मेरे बहुत बड़ी प्लानिंग है। यूट्यूब पर बेस्ट चैनल बनाने को मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं प्लान के साथ आया हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा, मैं प्लान के साथ आया हूँ। मैं चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपको कराऊंगा, आप सबसे अलग मिलेगी। देखो, मेरी एडिटोरियल की क्लास आप पूरे यूट्यूब पर चेक करो, बेस्ट क्लास बोल रहा हूँ मैं आज की तारीख में उसको। जब तक वो बेस्ट नहीं थी, मैंने उसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं करी थी, तब तक मैंने उसको बेस्ट नहीं बोला। लेकिन आज मैं उस क्लास को बेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि इतने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ, और 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ जो पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं लगवाता। वो कैब क्लास वो बेस्ट क्लास है, क्योंकि इस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और एक्सप्लेन करने के बाद इतनी सारी चीज़ें एक क्लास में नहीं मिल रही। देखो बेनिफिट देखो ना, आप जो डेली के एडिटोरियल की वो कैब है, बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, जो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको रखता हूँ। उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों का उसका मीनिंग बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच वो क्या है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि भाई ये बता दो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो वो रखता हूँ। एंटोनियम्स रखता हूँ, सिनोनियम्स रखता हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो देख रहे हो एक सिंगल क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है। और उसके अलावा भाई साहब ये कराता हूँ मैं ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में उसकी प्रैक्टिस, तो 25 क्वेश्चन के करीब मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। पढ़ते पढ़ते यहाँ याद हो जाएगा, और यहाँ अगर कुछ बचा भी कि आपको याद नहीं हो पाया, तो ये ट्रिकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बाद तो भाई साहब रट जाएंगी चीज़ें, फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। तो ये 2 क्लासेस अभी तक मैंने बनाई थी, एक एडिटोरियल की जिसमें पूरी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का रहता है, बेस्ट क्लास है। दूसरी स्पेशल वोकैब की, द हिंदू डेली वोकैब नाम से, ये भी क्लास बेस्ट है, इसमें भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ शुरू करी है, बेसिक 5000 वर्ड्स। आप सोचो, जब आप 5000 वर्ड्स, आपको 5000 वर्ड्स याद हो जाएंगे ना शुरू में, बेसिक वाले, यही इन्हीं वर्ड से बड़े वर्ड्स बनते हैं, ये हर वर्ड में अंदर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो जब आप ये इतना कुछ करोगे ना, और इसी के साथ में एक बेसिक वोकैब की, उसकी बेसिक ग्रामर की भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो मतलब मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आप तैयार कर लो। मैंने सोच लिया है, मैंने ठान लिया है कि मैं यहाँ पर कुछ अलग करूँगा। मेरी प्लानिंग है, मैं पूरे प्लान के साथ आया हूँ, और उसको मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, और एक फाउंडेशन हो जाएगी कि ठीक है अब आप तैयार हो एक बड़े लेवल पर चलने के लिए, तब मैं आपको एक एडवांस लेवल पर लेकर चलूँगा। ठीक है जी। चलिए बेनिफिशियरी बता देता हूँ इसमें। एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं,
सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई भी एसएससी का ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उसमें ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। साथ ही बैंक के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग के भी इसमें आ जाते हैं, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी वोकैब तो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगे कैसे आप, तो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कुल मिलाकर 4 चीज़ें हो गई, 1, 2, 3 और 4। देखो पहली क्या है, एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल की क्लास में आपकी रीडिंग और ग्रामर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, और साथ में आप प्रैक्टिस भी करते हो। ठीक है जी। दूसरा, वोकैब। डेली जो एडिटोरियल की वोकैब है, जो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही मिलेगी, उसकी मिल जाती है, जिसमें कम से कम 20 से 25 के करीब में वर्ड्स होते हैं, और 20 से 25 के करीब में मैं आपकी कराता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, यहाँ भी प्रैक्टिस, यहाँ भी प्रैक्टिस। तीसरा, शुरुआत हो रही है 5000 वर्ड्स की। ठीक है, 5000 वर्ड्स की शुरुआत हो रही है। तो इसके बाद आप सोचो आपका लेवल कहाँ पहुँचेगा। और 4th क्लास शुरुआत करेंगे हम ग्रामर की। ठीक है, बहुत जल्दी ग्रामर की भी शुरुआत करूँगा मैं, बेसिक ग्रामर लेकर चलूँगा और एडवांस लेवल को टच करेंगे। इस वाली सीरीज में भी हम बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर तक लेवल जाएगा तो ग्रामर। तो आपकी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, और रीडिंग वाला पार्ट एडिटोरियल से कवर होगा। अब बचता है यार क्या, अगर कुछ अभी भी कुछ बचता है क्या यार, ये बताओ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी तो थोड़ा बहुत करना है। अब आप कमर कस लो, रोज़ शुरू कर लो, डेली क्लास लगाओ। मॉर्निंग में 2 क्लास आती हैं, एक 7:30, 7 से 7:30, एक 10 बजे, लगाओ उनको। उसके बाद जो 5000 वाली है शाम को आएगी, इसको लगाओ। और भाई फिर बीच में ग्रामर के भी सेशंस मैं अवेलेबल कराऊंगा। फिर देखो यार कितना मज़ा आएगा, कुछ ही महीनों में आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, आप खुद चौंक जाओगे यार देखकर, विश्वास करो मेरा। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और शुरू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी लेट हो जाएगा फिर वरना। वोकैबुलरी वर्ड्स, पहला वर्ड है बायस। नाउन होता है ये, पक्षपात को बोलते हैं, झुकाव को, बायस। एन अनफेयर प्रेफरेंस फॉर और अगेंस्ट समथिंग। कोई क्या है कि एक ऐसा अनफेयर प्रेफरेंस दिया जा रहा है किसी को, है ना, उसके साथ पक्षपात करा जा रहा है, उसका फेवर करा जा रहा है, उसी को बोल देते हैं बायस। या फिर आप गलत तरीके से किसी को हरास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको बायस बोल देंगे। तो पक्षपात वाला हो गया, झुकाव वाला। द जजेस बायस टुवर्ड द डिफेंडेंट लेड टू एन अनफेयर वर्डिक्ट। जज जो बायस था टुवर्ड द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की तरफ वो बायस था, पक्षपाती था। लेड टू एन अनफेयर वर्डिक्ट, फेवर में रहा होगा। तो उसके बाद क्या, एक अनफेयर वर्डिक्ट, एक गलत फैसला जज ने दे दिया। सिनोनिम देखते हैं, प्रिजुडिस होना, पार्शियलिटी होना, और फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब फेवर कर रहे हो आप, पार्शियलिटी है, पार्शियल हो आप, और प्रिजुडिस है, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। प्रिजुडिस को मार्क करो, फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी तो समझ में आ जाता है। अच्छा, एक तरफ तो पक्षपात हो रहा है ना, झुकाव हो रहा है, दूसरी तरफ इम्पार्शियलिटी है, मतलब एकदम पारदर्शिता है, कोई पार्शियलिटी नहीं करी जा रही, फेयरनेस है, सारी चीज़ें फेयर तरीके से हो रही हैं। और न्यूट्रलिटी है, आप न्यूट्रल हो, आप न्यूट्रल हो, ना इधर हो ना उधर हो, बस आप न्यूट्रल हो। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है एंट्रेंच्ड। एडजेक्टिव होता है ये, जड़ जमाया हुआ या फिर दृढ़ है कोई चीज़, उसको बोलते हैं एंट्रेंच, मतलब एकदम पैर पसारे हुए हैं। फर्मली एस्टेब्लिश्ड है, बढ़िया से। एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, और अब उसको बदलाव उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एंट्रेंच्ड है कोई चीज़। हिज डीपली एंट्रेंच्ड बिलीव्स मेड इट हार्ड फॉर हिम टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़। उसके जो डीपली, काफ़ी गहराई से एंट्रेंच्ड बिलीव हैं, जो उसके अंदर बसे हुए बिलीव्स हैं, जमे हुए दृढ़ एकदम बिलीव्स हैं, विश्वास हैं उसके, मेड इट हार्ड, इसने मुश्किल बना दिया है, फॉर हिम टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, कि वो अब नए आइडिया को, नए विचारों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो फिक्स्ड है, एंट्रेंच मतलब कोई चीज़ फिक्स्ड है। रूटेड है, रूटेड मतलब उसकी जड़ें जमी हुई हैं वहाँ पर। और डीप सीटेड है, मतलब गहराई में बैठा हुआ है कोई चीज़। डीप मतलब गहरा, सीटेड मतलब बैठा हुआ है। तो एंट्रेंच्ड वही होता है, कोई गहराई में बैठी हुई चीज़ है, आपके मन में विचार है कोई, या कोई सिस्टम है, या कुछ भी प्रथा चल रही है, वही होता है एंट्रेंच्ड। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में बैठा हुआ है, फिक्स है, लेकिन दूसरी तरफ अनस्टेबल है, उखाड़ा जा सकता है उसको, स्टेबल नहीं है। चेंजेबल है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। और फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, कॉग्निजेंट। एडजेक्टिव होता है, अवगत को बोलते हैं या फिर जागरूक को बोलते हैं, कॉग्निजेंट। हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसी को बोल देते हैं कॉग्निजेंट। द मैनेजर वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द टीम्स चैलेंजेस एंड टुक एक्शन टू रिजोल्व देम। मैनेजर क्या था, कॉग्निजेंट था, मतलब अवेयर था, किस चीज़ से, टीम की चैलेंजेस, जो टीम को चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे, मुसीबत आ रही थी, उससे मैनेजर क्या था, कॉग्निजेंट था, अवेयर था,
एंड टुक एक्शन टू रिजॉल्व दैम, और क्या करा उसने, एक्शन लिया उन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, चैलेंजेस, उनको रिजॉल्व करने के लिए, मतलब सोल्व करने के लिए। अवेयर होना, कॉग्निजेंट मतलब क्या, अवेयर होना, इन्फॉर्म्ड होना और कॉन्शियस होना, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अवगत है, कॉन्शियस है, जागरूक है, लेकिन दूसरी तरफ अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है। इग्नोरेंट है, लापरवाही हो रही है, और ऑब्लीवियस है। तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ऑब्लीवियस को मार्क कर लो, वही मतलब होता है इग्नोरेंट। चलिए अगला देखते हैं। रीइंस्टेट वर्ब होती है, पुनः स्थापित करने को बोलते हैं रीइंस्टेट करना। तो टू रीस्टोर टू अ प्रीवियस पोजीशन और स्टेट। कोई किसी को देखो हटा दिया गया होगा, अब उसको क्या कर रहे हैं, रीइंस्टेट कर रहे हैं, मतलब क्या, वापस से उसी पोजीशन पर उसको दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं, तो वही होता है रीइंस्टेट। द सस्पेंडेड ऑफिसर, सस्पेंडेड ऑफिसर था, वॉज रीइंस्टेटेड, उसका क्या हुआ, दोबारा से बहाल कर दिया गया उसको। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड हिज इनोसेंस, जब इन्वेस्टिगेशन में उसकी निर्दोषता साबित हुई तो उसको क्या कर दिया गया, रीइंस्टेट कर दिया गया, दोबारा से उसको बहाल कर दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। रीस्टोर करना, री अपॉइंट करना, दोबारा से अपॉइंट कर देना, और री इंट्रोड्यूस कर देना, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो दोबारा से उसको री इन्फोर्स कर रहे हो आप, है ना, री अपॉइंट कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, दोबारा से उसको बहाल कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रिमूव कर रहे हो, हटा दे रहे हो, डिसमिस कर रहे हो, अबोलिश, तो तीनों हो जाएंगे क्या इसके एंटोनियम। अबोलिश को मार्क करो, अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है सैक्ड, वर्ब होती है नौकरी से निकालने को। देखो अभी वो आया था ना रीइंस्टेट, तो उसको लाना है, और ये सैक क्या है, सैक का मतलब हटाना, तो डिसमिस्ड फ्रॉम आ जॉब, एक जॉब से हटा देना। द एम्प्लॉय वॉज सैक्ड, एम्प्लॉय को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया जॉब से, फॉर वायलेटिंग द कंपनी पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसी को वायलेट कर रहा था, वो उल्लंघन कर रहा था, तो उसको क्या कर दिया, सैक कर दिया, हटा दिया। फायर्ड, फायर करने का बोलता है ना कि एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया, मतलब फायर का मतलब गोली चलाना भी होता है, आग भी होता है, लेकिन फायर का एक मतलब होता है जॉब से निकाल देना, तो फायर्ड है। डिसमिस्ड, डिसमिस कर दिया है उसको, टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड मार्क कर लो, फायर्ड भी ठीक वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो फायर कर दिया, निकाल दिया, है ना, सैक कर दिया, दूसरी तरफ हायर्ड, फायर करना और हायर करना। हायर करना क्या होता है, आपने उसको नौकरी पर रख लिया, और फायर क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, तो यही है, इसका उल्टा हो जाएगा। हायर मतलब निकाल देना, सॉरी हायर मतलब रख लेना, एम्प्लॉय कर देना, एम्प्लॉय कर दिया मतलब क्या, उसको जॉब दे दी, अपॉइंट कर दिया, अपॉइंटमेंट हो गया उसको, तो तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है मिसकैरेज, नाउन होता है, गर्भपात या न्याय में असफलता। द फेलियर ऑफ समथिंग स्पेशली जस्टिस और प्रेगनेंसी। देखो कोई प्रेगनेंसी चल रही है ना, गर्भ से है कोई माँ, अब वो क्या हो गया, उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो अंदर ही कुछ गड़बड़ हो गई, और फिर क्या हो गया, वो डेथ हो गई बच्चे की, उसको फिर उसको टर्मिनेट करना पड़ा, तो उसी को बोलते हैं मिसकैरेज होना, मतलब वो पूरा नहीं हो पाया, गर्भपात हो गया। द इनोसेंट मैन्स कन्विक्शन वॉज अ सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जो इनोसेंट मैन का जो कन्विक्शन था, अब ये लीगल टर्म में इसका सेंटेंस यूज दे दिया, जो इनोसेंट मैन का कन्विक्शन था ना, जो निर्दोष मैन फंस गया था, है ना, कन्विक्शन होना, सज़ा होना, उसको जो सज़ा हुई, वॉज अ सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या है, वो न्याय में असफलता हो गई, मिसकैरेज हो गया, वो डिलीवर नहीं हो पाया। मिसकैरेज का मतलब क्या है, सिंपल समझो कि डिलीवर नहीं हो पाई कोई चीज़, जैसे बच्चा भी तो डिलीवर नहीं हो पाया ना, तो वही है, जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाया, तो डिलीवरी ना होने उसी को बोलते हैं मिसकैरेज होना। फेलियर, भाई फेलियर हो गया, मिस्टेक हो गई, और रॉन्ग डूइंग हो गई, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हुआ नहीं कोई काम, है ना, डिलीवर नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी तरफ सक्सेस हो गई, फेयरनेस हुई है और जस्टिफिकेशन हुआ, तीनों हो गए क्या इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है आउस्टर, नाउन होता है, निष्कासन या फिर पदच्युत को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ रिमूविंग समवन, किसी को आप रिमूव कर दे रहे हो फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर, पावर से, वही है जो हटा देना, आउस्टर, है ना, आउस्टर करना, या फिर सैक कर देना। द प्रेसिडेंट्स करप्शन लेड टू हिज आउस्टर फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो करप्शन है उससे क्या हो गया, उससे आउस्टर हो गया, उसका मतलब क्या, ऑफिस से उसको आउस्टर कर दिया, निकाल दिया गया। एक्सपल्जन होना, डिसमिसल होना और डिस्प्लेसमेंट होना, एक्सपल्जन को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो देखो निष्कासन हो रहा है, पद से हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है अपॉइंटमेंट, तो इसका उल्टा एंटोनिम्स हो जाता है अपॉइंटमेंट। रिटेंशन होना, रिटेन करना उसको दोबारा से, और रीइंस्टेटमेंट, है ना, वो तो अभी शुरू में आया था, रीइंस्टेट करना मतलब क्या, दोबारा से उसको नौकरी पर रखना, रीइंस्टेट को मार्क भी कर लो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, प्यूनिटिव, एडजेक्टिव होता है दंडात्मक या फिर सजा याफ्ता, क्या है यार हिंदी का कोई वर्ड पता नहीं क्या है। प्यूनिटिव का मतलब आप दंडात्मक से समझ लो, इंटेंडेड एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में है कोई चीज़, वही होती है प्यूनिटिव। द कोर्ट इम्पोज्ड, कोर्ट ने क्या इम्पोज करा, प्यूनिटिव फाइन्स, फाइन्स कैसे हैं, प्यूनिटिव है, मतलब दंडात्मक तरीके से हैं, फाइन डाला जा रहा है पेनल्टी के रूप में, ऑन द कंपनी फॉर वायलेटिंग लेबर लॉज, और क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी लेबर लॉज की वायलेशन कर रही थी।
सिनोनिम देखो, प्यूनिटिव क्या है, दंडात्मक मतलब सजा मिल रही है उसके थ्रू, तो डिसिप्लिनरी हो गया, और पीनल हो गया, और रिटेलिएटरी हो गया। तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, तीनों को ही मार्क करो। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप कहीं पर लिख लिया करो, और अगर लिखते भी नहीं है तो एटलीस्ट इनको गूगल कर लिया करो। ठीक है जी। चलिए इसका, अच्छा एक तरफ तो देखो दंडात्मक है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी है कोई चीज़, पीनल है ना, उसको सज़ा सज़ा मिल रही है, दंडात्मक है। लेकिन दूसरी तरफ लीनियंट, एकदम कोई वो नहीं है, लीनियंसी दी जा रही है, छूट दी जा रही है। रिवार्डिंग है, उससे रिवॉर्ड मिलेगा, और फॉरगिविंग है, माफ़ कर देने की तरीके से हो रही हैं चीज़ें। तीनों एंटोनिम्स हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है आर्बिट्रेरी। एडजेक्टिव होता है मनमानी कोई चीज़ हो रही है, तानाशाही हो रही है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है ना, लॉजिकल नहीं है, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड है, रादर देन रीजन और लॉ। कोई रीज़न नहीं है उसका, कोई लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, बस वो हो रही है, आर्बिट्रेरी है। द मैनेजर्स आर्बिट्रेरी डिसीजन। मैनेजर का जो आर्बिट्रेरी डिसीजन था, है ना, मनमाना जो उसका डिसीजन था, कॉज्ड कन्फ्यूजन अमंग एम्प्लॉयज़, और उससे क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ में क्या हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आर्बिट्रेरी मनमाना था, बिना किसी कानून के या बिना किसी रीज़न के कोई डिसीजन रहा होगा। रैंडम होना, भाई किसी काम को आप रैंडमली करते हो, कैसे करते हो, कोई ज़्यादा इतना जजमेंट उसमें होता नहीं है, कोई खास इतना सोचते साचते हो नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगता, तो रैंडमली कर दिया जाता है। तो आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम। अनरीजनेबल, कोई रीज़न नहीं है उसका। कैप्रिशियस, मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा यही सेम ही मीनिंग होता है मनमाना, तानाशाही, बिना लॉजिक का होता है ना कोई चीज़, तो वही है कैप्रिशियस। अच्छा एक तरफ तो देखो कोई चीज़ मनमाने तरीके से है, इलॉजिकल है, लेकिन दूसरी तरफ लॉजिकल है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा लॉजिकल होना, रैशनल होना, और जस्टिफाइड होना। तीनों हो गए क्या इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टीरियोटाइप। नाउन होता है ये, रूढ़िबद्ध धारणा है, एक वाइल्डली हेल्ड है बट ओवर सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज बिलीफ है अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ऐसे मतलब कोई धारणा बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है और वही चलती आ रही, तो वही है रूढ़िवादिता। द स्टीरियोटाइप दैट ऑल आर्टिस्ट आर मैसी इज कम्प्लीटली फॉल्स। स्टीरियोटाइप क्या होता है, आपने मान रखी हैं चीज़ें, लेकिन वैसा हकीकत में सत्य में ऐसा नहीं है, कुछ ना मतलब आप मान कर चल रहे हो। अंधविश्वास भी स्टीरियोटाइप हो सकती है। द स्टीरियोटाइप दैट ऑल आर्टिस्ट आर मैसी, कि एक ऐसा बिलीव है, स्टीरियोटाइप है कि भैया सारे आर्टिस्ट जो है मैसी होते हैं, इज कम्प्लीटली फोर्स, तो ये गलत है भाई। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन कर दिया आपने कि सब ऐसे होते हैं, अरे कोई तो अलग होता होगा यार, तो स्टीरियोटाइप वही हो जाता है। प्री कंसेप्शन है, आपने पहले से ही कंसीव कर रखा है कि भैया ऐसे होती हैं चीज़ें, तो वही है। क्लिश, क्लिश होता है ये, इसको मार्क कर लो। अच्छा एक तरफ तो देखो जनरल बिलीव हो गया, सभी लोग बिलीव कर रहे हैं उस पर, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इंडिविजुअलिटी है, एक सिंगल व्यक्ति सोच रहा है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग सोच पा रहे हैं, और यूनिकनेस है, अनोखापन है। तो तीनों हो गए क्या इसके एंटोनिम्स। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है अंडरस्कोर। वर्ब होता है जोड़ देने को या फिर रेखांकित करने को बोलते हैं अंडरस्कोर करना। किसी चीज़ पर आप स्ट्रेस कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो, एम्फासाइज कर रहे हो, वही है अंडरस्कोर करना। टू एम्फासाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को एम्फासाइज करना, जोड़ देना, तो मतलब क्या, अंडरस्कोर करना। द स्पीकर, स्पीकर ने क्या करा, अंडरस्कोर करा द नीड फॉर अर्जेंट एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स। स्पीकर है कोई, कोई भाषण दे रहा है, तो उसने क्या करा है, अंडरस्कोर करा, जोड़ दिया है किस चीज़ पर, द नीड फॉर अर्जेंट एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स, जो बिल्कुल एकदम अर्जेंट तुरंत करने वाले एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके ऊपर क्या करा, अंडरस्कोर करा, मतलब जोड़ दिया। हाईलाइट कर देना, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना और स्ट्रेस करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा एक तरफ तो जोड़ दिया जा रहा है ना, एम्फसाइज करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डाउन प्ले कर रहे हैं, इतना उसको ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर दे रहे हैं और मिनिमाइज कर रहे हैं, तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए अब इडियम्स फ्रेज शुरू करते हैं। एंड अगेन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर हर एग्ज़ाम में 2-3 हमेशा आते रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इसीलिए उनको सेलेक्ट करके लिखा गया है, तो आप वहाँ से उनको देखें और अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींच देना, मतलब क्या है, एक सीमा तय कर देना, लिमिट कर देना। टू सेट अ लिमिट बियॉन्ड विच वन विल नॉट गो, एक ऐसी लिमिट लगा देना जिसके बाद कोई उससे पार नहीं जाएगा, तो वही क्या है, एक ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींच देना। शी हैड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीमा तय करनी पड़ेगी, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, कहाँ, अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। होता है ना कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देते हैं, हमारे समझ में ही नहीं आता कि हमारी पर्सनल लाइफ कब है और प्रोफेशनल लाइफ कब है, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैसी हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत है, टू ड्रॉ अ लाइन, एक सीमा तय करना, उसकी ज़रूरत है। अगला है डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म तूफान होता है और डक होती है बत्तख।
अगर बत्तख कहीं थंडर स्टॉर्म में फंस जाए तो क्या है, वो भयभीत हो जाएगी। अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली स्केयर्ड, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कन्फ्यूज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, कोई जैसे आप देखो ना, बत्तख या कोई पक्षी अगर काफ़ी तूफान में फंस जाता है तो क्या होता है, तूफान उसके पंखों को उड़ा रहा होता है, वो उड़ नहीं पा रहा होता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड होता है, डरा हुआ होता है और कन्फ्यूज होता है। ड्यूरिंग द क्राइसिस ही वॉज लाइक ए डक इन अ थंडरस्टॉर्म, अनश्योर ऑफ वॉट टू डू। क्राइसिस के दौरान वो कैसा था, डक इन अ थंडरस्टॉर्म, काफ़ी ज़्यादा भयभीत था। अनश्योर ऑफ वॉट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था, अनश्योर था वो कि क्या करे। डू अ गुड टर्न, अच्छा कार्य करना। टू डू समवन अ फेवर, देखो आपने किसी को गुड कर दिया, गुड टर्न कर दिया ना आपने किसी के साथ, तो मतलब क्या हो गया, आपका टर्न था, आपको आपकी बारी थी और आपने क्या कर दिया, गुड कर दिया। डू अ गुड टर्न, आपने किसी के साथ फेवर कर दिया। ही डिड मी अ गुड टर्न बाई हेल्पिंग मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, उसने क्या करा, मेरे साथ अच्छा काम करा। बाई हेल्पिंग मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं ट्रबल में था उसने मेरे साथ क्या करा, अच्छा करा, फेवर करा। ईगल आइड, ईगल आइड, तेज दृष्टि वाला। हैविंग शार्प विजन और ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। देखो ईगल क्या होता है, बाज होता है। बाज आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन धरती पर बैठे हुए एक छोटे से पक्षी को भी देख लेता है और ऊपर से सीधा गिरता है और उसको एकदम उठाता है, कैच करता है, उड़ जाता है। तो मतलब क्या है, बहुत तेज उसकी दृष्टि है ना। कौन सी मूवी में डायलॉग है ना, चीते की चाल बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, है ना, बाजीराव में था ना वो। तो क्या है, बाज की जो दृष्टि है वो सबसे तेज है, तो वही है ईगल आइड है, अगर तो बहुत ज़्यादा तेज आंखों वाला है कोई व्यक्ति। द ईगल आइड डिटेक्टिव स्पॉटेड द क्रूशियल क्लूज इन सेकेंड्स। जो ईगल आइड डिटेक्टिव था, डिटेक्टिव कौन होता है, जासूस। तो जासूसों की आंखें तो भाई साहब ईगल आइड होती है, सब चीज़ें स्पॉट कर लेती हैं वो। तो क्या था, द क्रूशियल क्लूज इन सेकेंड, सेकेंड में वो जो एक क्लू होता है ना उसको वो पकड़ लेता था। तो वो ये ईगल आइड मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज दृष्टि वाला व्यक्ति। चलिए फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है पुल थ्रू, कठिनाइयों से उबरने को बोलते हैं पुल थ्रू करना। टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन और इलनेस, आप किसी सिचुएशन से, खराब सिचुएशन थी, मुसीबत थी या फिर क्या थी, बीमारी थी, वहाँ से आप उभर गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुल थ्रू करना। डिस्पाइट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बावजूद ही मैनेज्ड टू पुल थ्रू, उसने क्या मैनेज करा है, पुल थ्रू करने का मतलब रिकवर करने का। नेक्स्ट पुल अप, पुल अप क्या होता है, रोकना या फिर फटकार लगाने को बोलते हैं पुल अप करना। टू स्टॉप, रोक देना या क्रिटिसाइज करना किसी को, उसी को बोलते हैं पुल अप। द टीचर पुल्ड अप, टीचर ने क्या करा है, पुल अप करा है द स्टूडेंट, स्टूडेंट को फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क, काम ना करने के लिए टीचर ने क्या करा है, पुल्ड अप, है ना, रोका है उसको, रोका नहीं है इसमें तो, क्रिटिसाइज डांट फटकार लगाई है। पुट असाइड, अलग रखने को बोलते हैं, पुट असाइड करना, भूल जाना। टू सेव फॉर लेटर, बाद के लिए आपने रख दिया, इग्नोर कर दिया टेम्परेली, अभी के लिए भूल गए, तो मतलब पुट असाइड, साइड को रख दिया। ही पुट असाइड हिज डिफरेंसेस एंड हेल्प्ड हिज फ्रेंड इन नीड, उसने क्या कर दिया, साइड रख दिए सारे अपने मतभेद और अपने दोस्त की क्या करी, ज़रूरत में मदद करी। तो पुट असाइड करना मतलब साइड रखना। पुट डाउन करना, अपमान करना है या लिखना, पुट डाउन करो, नोट डाउन करो, बोलते हैं ना, टीचर बोलता है नोट डाउन इट, पुट डाउन करो, तो वही है लिखना। टू ह्यूमिलेट समवन, किसी को आप ह्यूमिलेट कर रहे हो या फिर लिख रहे हो। ही ऑलवेज पुट डाउन हिज कलीग्स मेकिंग देम फील इन्फीरियर, वो हमेशा क्या करता है, पुट डाउन करता है, मतलब क्या, अपमान करता है अपने कलीग्स, कलीग्स होते हैं साथ में काम जो करते हैं उनको, स्टाफ को बोलते हैं। तो उसको वो क्या करता है, पुट डाउन करता है, मतलब अपमान करता है उनका। मेकिंग देम फील इन्फीरियर, उनको क्या फील कराता है, इन्फीरियर, भद्दा फील कराता है, उनको नीचा दिखाता है। चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन शुरू करते हैं। और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर 2-3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको पढ़िएगा और अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करिएगा। पहला है एपिसाइड, मधुमक्खियों की हत्या, द किलिंग ऑफ बीस। देखो एपियरी होता है ना, एपियरी क्या होता है, जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। तो एपिसाइड क्या हो गया, एपी से संबंधित है मधुमक्खियों से, तो एपिसाइड क्या है, किलिंग ऑफ बीस, मधुमक्खियों को मारते हैं अगर आप तो क्या है वो, एपिसाइड हो रहा है। द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज लीडिंग टू एपिसाइड इन मैनी रीजन्स। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है, जो कीटनाशक यूज करे जाते हैं केमिकल्स फसलों में, अगर उनका जब एक्सेसिव यूज हो रहा है ना तो उससे लीडिंग टू, उससे क्या हो रहा है, एपिसाइड हो रहा है, मधुमक्खियां मर रही हैं बहुत सारे रीजन्स में। ठीक है जी। एवियरी, देखो सेम ही वर्ड है, उसी के जैसा है देखने में भी और सुनने में भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर पी था यहाँ पर वी है। देखो एक वर्ड आता है एवियरी, AVIERY,
IARY। एवियरी, जैसे एपियरी था, यहाँ पर तो क्या है, बीज को पाला जाता है, लेकिन एवियरी में किसको पाला जाता है, बर्ड्स को। ठीक है, बर्ड्स को। अच्छा, एविसाइड क्या है फिर भाई, एविसाइड पक्षियों की हत्या को बोल देंगे, पक्षियों की हत्या। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स मतलब एविसाइड होना, साइड का मतलब होता है हत्या, और एवी क्या है, बर्ड्स है, तो एविसाइड मतलब पक्षियों की हत्या। द इलीगल यूज ऑफ एविसाइड इज थ्रेटनिंग बर्ड पॉपुलेशंस। जो इलीगल यूज हो रहा है ना एविसाइड का, मतलब पक्षियों को मारा जा रहा है, इज थ्रेटनिंग बर्ड पॉपुलेशन, तो उससे क्या है, जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो क्या खतरे में आ गई है। एटिकीफोबिया, एटिकीफोबिया क्या भाई, असफलता का डर है। द फियर ऑफ फेल्योर, आप तैयारी करते हो, आपको ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो ये क्या है, एटिकीफोबिया है, आप फालतू में डर रहे हो, असफलताओं का डर है। जबकि आप तैयारी करोगे तो श्योर है यार नंबर आएगा ही आएगा, आपके सिलेक्शन होगा ही होगा। तो एटिकीफोबिया मतलब असफलता का डर। द एटिकी हिज एटिकीफोबिया प्रिवेंटेड हिम, उसकी एटिकीफोबिया ने क्या करा है, उसको प्रिवेंट करा है, रोका है किस चीज़ से, फ्रॉम टेकिंग एनी रिस्क इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, उसके कैरियर में रिस्क लेने से उसको रोका है। तो एटिकीफोबिया क्या, फियर ऑफ फेलियर। ऑडियोलॉजिस्ट, श्रवण रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर है जो स्पेशलाइज है किस चीज़ में, हियरिंग और बैलेंस के डिसऑर्डर में। बैलेंस और हियरिंग क्यों बताया है, क्योंकि कान से हमारे पूरी बॉडी का बैलेंस चलता है। एक बीमारी होती है शायद वर्टिगो, उसमें क्या है कि कान में कोई हार्मोन है, वहाँ से पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, आपकी हियरिंग और बैलेंस के डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। द ऑडियोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब अ हियरिंग एड टू इम्प्रूव हर हियरिंग। तो ऑडियोलॉजिस्ट ने क्या प्रेस्क्राइब करा है, क्या सलाह दी है, एक हियरिंग एड, ठीक है, कोई मशीन वगैरह लगाने के लिए बोला होगा जिससे कि उसकी हियरिंग को इम्प्रूव करा जा सके। तो ऑडियोलॉजिस्ट क्या है, वही जो कान के, जो हियरिंग के बारे में विशेषज्ञ है। और वैसे भी ऑडियो आप कहाँ सुन, ऑडियो को आप देखते हो, सुनते हो ना, तो ऑडियोलॉजिस्ट कौन हो गया, ऐसा डॉक्टर हो गया जो कि हियरिंग की डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली, अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम जिसके बाद यहीं इसी क्लास में आपकी पूरी जितना कुछ आपने पढ़ा है अभी याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस। चलिए पहला देखते हैं, व्हाट डज बायस मीन। बायस का क्या मतलब है, बायस का मतलब तो होता है ना पक्षपात, तो इम्पार्शियलिटी तो इसका उल्टा हो गया काटो, फेयर जजमेंट इसका उल्टा हो गया काटो, न्यूट्रलिटी इसका उल्टा हो गया काटो, प्रिजुडिस को बोल देते हैं बायस, पक्षपात को। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ बिलीफ दैट इज एंट्रेंच्ड, एक ऐसा बिलीफ जो एंट्रेंच्ड है। एंट्रेंच क्या होता है, बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा जड़ जमाए हुए हैं, पैर पसारे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड। इजीली चेंजेबल नहीं, आसानी से तो नहीं होगा भाई, इलॉजिकल नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक गहरे तक समाया हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इफ समवन इज कॉग्निसेंट ऑफ अ प्रॉब्लम दे आर, अगर कोई व्यक्ति कॉग्निसेंट है तो क्या है, मतलब वो अवेयर है, तो अनअवेयर नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, वो कैसा है, अवेयर है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन इसमें, कॉग्निजेंट मतलब अवेयर है कोई चीज़। नेक्स्ट, रीइंस्टेट करना किसी पर्सन को, इसका क्या मतलब है। रीइंस्टेट का तो मतलब ये है ना कि उसको आप दोबारा से जॉब में ला रहे हो, अपनी पोजीशन पर दोबारा से उसको इस्टेब्लिश कर रहे हो, रीस्टेब्लिश कर रहे हो, रिमूव नहीं कर रहे, डिमोट भी नहीं कर रहे, रिवॉर्ड दैम विद प्रमोशन भी नहीं दे रहे, हम उसको बस रिस्टोर कर रहे हैं उनकी खुद की जो पुरानी पोजीशन थी उसी पर। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इफ एन एम्प्लॉय इज सैक्ड, अगर किसी को सैक कर दिया, सैक का मतलब क्या, सस्पेंड कर दिया, फायर कर दिया, प्रमोट कर दिया, रिलोकेट कर दिया, ट्रांसफर नहीं करा, रिलोकेट नहीं करा, प्रमोट भी नहीं करा, उसको करा गया है फायर। ए ऑप्शन करेक्ट। मिसकैरेज, अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस रेफर्स टू, मिसकैरेज क्या है, आपने गलत तरीके से निर्णय दिया है, वही तो जस्टिस है मिसकैरेज का। मिसकैरेज का जस्टिस का मिसकैरेज क्या है कि आपने सही तरीके से जस्टिस नहीं दिया, एक फेयर डिसीजन तो नहीं है, एक जस्टिसफाइड पनिशमेंट भी नहीं है, लीगल डिस्प्यूट भी नहीं है, एक ऐसी मिस्टेक है जो कि इनजस्टिस, जिससे इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है जिससे, वही है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। बी ऑप्शन करेक्ट। आउस्टर क्या है, आउस्टर का मतलब भी सेम होता है सैक की तरह से, हटाना किसी काम से, अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, सेलिब्रेशन नहीं हो रही, इग्नोर नहीं कर रहे करप्शन चार्जेस को, रिमूव कर रहे हैं समवन फ्रॉम पावर, किसी को पावर से हटा दे रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। बी है, ए है, बी है ना, हाँ बी है। एक प्यूनिटिव एक्शन कैसा है, प्यूनिटिव एक्शन है जो पनिश कर रहा है, उसी एक्शन को तो बोलेंगे प्यूनिटिव हो रहा है, रिवॉर्ड नहीं दे रहे, एनकरेज भी नहीं कर रहे और प्रोवाइड भी नहीं कर रहे सपोर्ट, हम क्या कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, पनिश करने को भी बोलते हैं प्यूनिटिव।
और वैसे देखो प्यून, PUNISH, पून, और यहाँ पर भी आ गया प्यून, PUN, तो यही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। रूट वर्ड होता है ना प्यून। एन आर्बिट्रेरी डिसीजन इज वन दैट इज, आर्बिट्रेरी कौन सा होता है? इलॉजिकल को बोलते हैं, इलॉजिकल को ही तो बोलते हैं आर्बिट्रेरी डिसीजन। तो बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉजिकल और वेल थॉट है, नहीं है। मेड रैंडमली विदाउट एनी रीजन, हाँ रैंडमली बना दिया ना आपने, बिना किसी सोचे समझे कोई एक्शन लिया है, डिसीजन लिया है, वही होता है आर्बिट्रेरी, मतलब क्या, रैंडम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। स्टीरियोटाइप क्या है? एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरलाइज कर दिया, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, धारणा बन गई, वही होता है स्टीरियोटाइप। एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नहीं है, ग्रुप का होता है, पूरे का। एक वाइडली हेल्ड बट ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ, नहीं ये भी नहीं होगा ना, एक वाइडली हेल्ड, हाँ ये हो जाएगा यार। एक वाइडली हेल्ड है, लोग ज़्यादातर पूरे बड़े पैमाने पर लोग उसको मान रहे हैं, ओवर सिंप्लीफाइड है, लोगों ने उसको ओवर सिंप्लीफाई कर रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकल एजम्पशन तो है नहीं, और फैक्ट बेस्ड भी नहीं है जिसको लोगों ने क्लासीफाई करा हो, तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। वाइडली हेड बट ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ है। टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट मीन्स, टू अंडरस्कोर अ पॉइंट, अंडरस्कोर का मतलब पूछ रहे हैं, मतलब क्या, जोर देना, एम्फेसाइज करना। इग्नोर नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे इसका मीनिंग, डिसएग्री भी नहीं कर रहे, आप कर रहे हो एम्फेसाइज इसकी इंपॉर्टेंस को, बी ऑप्शन करेक्ट। ईडियम है ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब पूछ रहा है, ड्रॉ अ लाइन का क्या मतलब होता है? ड्रॉ अ लाइन मतलब एक सीमा खींचना है ना, एक लाइन खींचना, मतलब क्या, सीमा तय करना, लिमिट सेट करना। तो टू सेट ए लिमिट ही इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू सेट अ लिमिट, बाकी सब तो गलत ही है। पूछ रहा है इफ समवन इज लाइक अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म, अगर कोई थंडरस्टॉर्म में है, कोई फंसा हुआ एक डक के तरीके से, तो क्या है फिर वो? काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और स्केयर्ड है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। हैप्पी नहीं है, काम नहीं है, और एनर्जेटिक भी नहीं है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू डू अ गुड टर्न, गुड टर्न कर रहे हो मतलब आप किसी के ऊपर फेवर कर रहे हो, परफॉर्म अ फिजिकल स्टंट नहीं कर रहे, चीट नहीं कर रहे हैं आप, गुड टर्न कर रहे हो यार, चीट थोड़ी कर रहे हो, इग्नोर भी नहीं कर रहे किसी की रिक्वेस्ट को, हेल्प कर रहे हो समवन विद अ फेवर, एक फेवर कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट। ईगल आइड बताया था, ईगल क्या है? बाज, तो बाज की जो दृष्टि होती है सबसे तेज होती है, केयरलेस तो है नहीं, शॉर्ट साइटिस्ट भी नहीं है, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उसकी रहती है, तो कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ ए पेशेंट पुल्स थ्रू, अगर कोई पेशेंट पुल थ्रू कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो रिकवर कर रहा है, सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है, फेल तो हुआ नहीं है, वॉन भी, लॉटरी भी नहीं लग गई उसकी, गिवन अप होप, होप उसने उम्मीद ही खो दी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस पेशेंट ने क्या कहा? सर्वाइव करा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। इफ़ अ टीचर पुल्स अप अ स्टूडेंट, यार देख रहे हो कितने क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हैं पढ़ते ही आपको सारा पूरा सेंस समझ में नहीं आ रहा कि एक वर्ड क्या है, तो यार ऐसे ही बेस्ट नहीं बोल देता हूँ मैं किसी भी चीज़ को, बेस्ट क्लास है तभी बोल रहा हूँ, बेस्ट एफर्ट्स इसमें लग रहे हैं भाई, 3 घंटे लगाता हूँ मैं डेली, तो इसीलिए बोलता हूँ। एडिटोरियल की क्लास को अगर आप मेरी लगातार क्लास ले रहे हो, मैंने तब तक बेस्ट नहीं बोला जब तक वो उसमें चीज़ें मैंने ऐड नहीं कर दी, आज मैं उसको बेस्ट बोलता हूँ क्योंकि आज उसमें यार 25 क्वेश्चंस क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको लगाओ आप कुछ महीने, देखना कितना गजब हो जाएगा। इफ़ ए टीचर पुल्स अप ए स्टूडेंट, अगर कोई टीचर पुल अप कर रहा है स्टूडेंट को, मतलब क्या कर रहा है? वो डांट रहा होगा, एनकरेज तो कर नहीं रहा, प्रेज भी नहीं कर रहा, इग्नोर भी नहीं, वो क्या स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा है उसको, सी ऑप्शन करेक्ट। टू पुट असाइड डिफरेंसेस मीन्स, पुट असाइड का क्या मतलब होता है भाई बताओ? पुट असाइड मतलब साइड कर देना, इग्नोर कर देना, होल्ड ऑन टू देम तो है नहीं, है ना, इग्नोर कर रहे हो आप टेम्पोरेरी तरीके से, यही हो जाएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ रही, डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं आप कुछ, तो क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ अ पर्सन पुट्स डाउन समवन, किसी को अगर कोई पर्सन पुट्स डाउन करता है तो आप उसको क्या करते हो? क्रिटिसाइज करते हो या फिर उसका शोषण करते हो? कॉम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहे पुट डाउन करके आप किसी को, कोई जॉब नहीं दे रहे उसको, हेल्प नहीं कर रहे उनको फाइनेंशियली, आप क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो और ह्यूमिलेटिंग दम, बी ऑप्शन करेक्ट। एपिसाइड का मतलब पूछा, एपी बीज से संबंधित होता है, तो एपिसाइड रेफर्स टू किलिंग ऑफ, किसकी किलिंग से संबंधित है? बीज की, एपी मतलब बीज, बी ऑप्शन करेक्ट। एविसाइड किसका? बर्ड्स का, बी ऑप्शन करेक्ट है, बर्ड्स की किलिंग हो रही वही होता है एविसाइड। एटिकीफोबिया, फेलियर का डर है ना, आपको आपको कहीं फेल ना हो जाए उस चीज़ का डर है, एटिकीफोबिया, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ऑडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइज, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियो कहाँ से सुनते हो आप? कान से, तो जो ऑडियोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर है? जो हियरिंग डिसऑर्डर को ठीक करेगा, ना कि विजन को, हार्ट को भी ठीक नहीं करेगा और स्किन को भी, स्किन वाला डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, हार्ट वाला कार्डियोलॉजिस्ट होता है, विजन वाला तो आंखों का होता है डॉक्टर, तो हियरिंग डिसऑर्डर हो गया वही होता है ऑडियोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी।
नीचे आंसर की दी हुई है, PDF डाउनलोड करना टेलीग्राम से और खुद से अटैम्प्ट करना और बताना कितने आया। 15+ ले आए अगर आप तो ठीक है, आप सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। 20+ अगर आप ले आए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर भाई आपने 25 ही लगा दिए तो फिर तो क्या कहने भाई, आप तो गजब ही हो फिर तो तीनों कैटेगरी हो गई। चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ रोज़ की तरह से, ठीक है, वो बताना आप। पहला तो है, आपको बताना है सैक करना, ऐसे सीखे सैक करना। और दूसरे का बता दो आप, दूसरा बता दो आप भाई साहब, क्या पूछा था मैंने, एक एंट्रेंस था ना, एंट्रेंस्ड, ये बता दो। सैक का सिनोनिम बता दो, मीनिंग बता दो, कुछ भी बता दो उसमें से। एंट्रेंस्ड का मीनिंग बता दो, सिनोनिम बता दो, हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। दोनों को कमेंट में बताओ। मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको वो बताओ कमेंट में। यार थैंक यू बोलने में क्या जाता है आपका, आप रोज़ देखते हो आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ सारा कुछ, इतना तो कर सकते हो, थैंक यू तो बोल सकते हो। क्लास पढ़ाने का स्टाइल क्या है वो तो बता सकते हो, वॉइस कैसी है, सारी चीज़ें तो बता सकते हो यार। और कमेंट में ये वर्ड्स तो लिख कर इन्वॉल्व तो हो जाओ ना मेरे साथ में। भाई ऑनलाइन पढ़ाई में क्या है, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते। अगर आप मेरे सामने बैठते तो मैं आपको सारी आपकी चीज़ें देखता, ऑब्जर्व करता, आपसे इंटरेक्ट करता। लेकिन ऑनलाइन में कैसे करूँगा मैं, कमेंट के थ्रू ही करूँगा ना। तो कमेंट करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बहुत से बच्चे, मतलब दिल जीत लेते हैं भाई। मज़ा आता है फिर पढ़ाने में, बहुत अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है फिर, ठीक है जी। तो कमेंट ज़रूर करा करें। और आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऑक्सफोर्ड की 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, उनको पढ़ना भाई। उसको पढ़ने के बाद देखना आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच गया। आपको ना बहुत सारे वर्ड्स के गलत मीनिंग पता है, बहुत सिंपल वर्ड्स के बहुत गलत मीनिंग पता है, आपकी लैंग्वेज में गड़बड़ कर रहे हैं वो, तो वो चीज़ क्लियर करो। रोज़ 50 वर्ड्स के आसपास कराएंगे और तरीके से उनको एक्सप्लेन करेंगे। जब आप ये 5,000 वर्ड्स कर लोगे तब आप तैयार हो एक नेक्स्ट एक एडवांस लेवल पर जाने के लिए। तब मैं आपको एक एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा और काफ़ी जल्दी एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। ग्रामर की भी शुरुआत करेंगे, एक बेसिक ग्रामर पढ़ाऊंगा और उसमें एडवांस लेवल तक टच करेंगे। चलिए अब मैंने सोच लिया भाई, बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, मेरे पास प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ मैं, ऐसे नहीं हूँ मैं बिना तैयारी किया गया। तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है जी। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।